हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा। और यहाँ पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग के कोर्स की। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आपने मेरे साथ अकाउंट्स की जर्नी की शुरुआत करी और इसको पूरा किया तो पूरे प्रश्न करने की गारंटी है, क्योंकि अकाउंट्स एक इकलौता सब्जेक्ट है आपके पूरे कोर्स में। अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का गणित है। अगर आपने इसको लॉजिकली समझ लिया तो सारे प्रश्न सही होंगे। ये कोर्स दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी और इंग्लिश। इसीलिए आपको धैर्य के साथ इस पूरे कोर्स को समझना है, अपने दिमाग को खुला रखना है। मैं आपके पूरे कोर्स को लॉजिकली, यानी कि आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, रट्टे के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। रट्टा इस सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अकाउंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। मैं आज आपको अकाउंटिंग की एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाला हूं जहां आप मेरे साथ अकाउंटिंग को फील करेंगे कि अकाउंटिंग मतलब लेखांकन। जब मैं लेखांकन की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में? गणित, नंबर्स, संख्याएं, गुणा भाग। जब भी मेरी बात होती है, जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग को अभी नहीं जानते हैं तो उनके दिमाग में शायद यही बातें आती हैं, और वो गलत भी नहीं है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें नो डाउट नंबर, गुणा भाग, ऐसी चीजें, इससे मिलती जुलती चीजें, एग्जैक्टली मैथ नहीं है ये, पर इससे मिलती जुलती चीजें आपको सुनने को, समझने को मिल सकती हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। पर क्या ये मैथ्स है? क्या ये गणित है? तो आंसर है नहीं, ये मैथ नहीं है, ये गणित नहीं है। तो आपके दिमाग में आता होगा सर फिर ये क्या है। तो हमें आज अकाउंटिंग को एक अलग नजरिए से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अकाउंटिंग है क्या। अगर अकाउंटिंग को अगर आप मैथ्स समझते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, पहले उसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर 2 + 2 मैं कहूं तो आप कहेंगे सर ये तो 4 होते हैं, ये तो हमें बचपन में पता है, नर्सरी क्लास से। मैं कहूं अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। मैं कहता हूं पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे, फिर पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे, टोटल कितने हो गए? 4 रुपए। अब इन दोनों में अंतर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले मैंने सिर्फ 2 + 2 लिख के 4 कर दिया। फिर मैंने इसके पीछे एक कहानी बनाई कि पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए, पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए। मैं कह दूं माता जी ने मुझे 2 रुपए दिए, तो जब मैंने ये कहा पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए, माता जी ने मुझे 2 रुपए दिए, और ये हो गए 4 रुपए। ठीक है, यानी कि पहले तो सिर्फ ये संख्या थी, अब एक्चुअल में ये बन गई है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या बन गई? ट्रांजैक्शन, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं लेन देन। बेटा ये पूरे अकाउंटिंग का सार है। अगर ये सिर्फ लिखता 2 + 2 × 5 तो ये सिर्फ संख्याएं थी, ये अकाउंटिंग या अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। पर जब मैंने इन संख्याओं के पीछे एक चीज, एक परिभाषा गढ़ दी, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, अगर ये सब चीजें हमने जानना शुरू कर दिया तो उसको हम बोलते हैं सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन, लेन देन। मेरी ये वाली बात आपको समझ में आई? कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। ये तो आपके घर के उदाहरण हो गए। जैसा आपने किसी को उधारी दिया, आपने अपने मित्र को उधारी दिया, ठीक है, आपके मित्र ने उसमें से आधा आपको चुका दिया। फिर अचानक से कुछ समय बाद आपने अपने मित्र को कहा कि देख, मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे, तूने मुझे 50 रुपए वापस दिए, अब वो 50 रुपए तेरे ऊपर बैलेंस है। अब ये क्या हो रहा है? वैसे देखा जाए तो आपने क्या किया, 100 रुपए उसको दिए, उसने आपको 50 रुपए दिए, ये 50 रुपए बैलेंस है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जस्ट एक क्या है, संख्याएं हैं। पर इस तरह के जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, रिकॉर्डिंग का मतलब बहियों में, किताबों में, सॉफ्टवेयर के थ्रू लिखना शुरू कर दें इन लेन देनों को, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका अकाउंट्स, या मैं कहूं अकाउंटिंग के अंदर
आ जाता है। अब आपने मेरी बातचीत से एक बात तो समझ ली कि अकाउंटिंग कुछ नहीं है, जो हम दिन प्रतिदिन व्यवहार करते हैं उसको उसी सीक्वेंस में, उसी तरीके से लिखने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, जिसके अंदर फायदा ये होता है कि भविष्य में उन लेन देनों को देखा जा सके, उन व्यवहारों को देखा जा सके, ताकि जो भी वो ट्रांजैक्शंस हुई थी उसको उनके परिणाम तक पहुंचाया जा सके। यहां पर परिणाम क्या है? अगर मैं ये ना लिखूं, अगर मैं इसका रिकॉर्ड ना मेंटेन करूं, या तो मैं भूल जाऊंगा या सामने वाला भूल जाएगा। तो अगर मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है तो मुझे याद है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना तो याद रहता ही है। आपकी बात सही है, अगर मेरी एक दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं किसी के साथ तो मैं याद रख सकता हूं। पर अगर सोचिए मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेस करता हूं रोज, ठीक है, मेरे पास रोज सैकड़ों लोग आते हैं व्यापार के लिए, कोई आ रहा है, कोई सामान लेकर जा रहा है, कोई देकर जा रहा है, मैंने किसी से खरीदा, मैंने किसी को बेचा, ठीक है, मेरे यहाँ एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। तो सोचिए क्या मुझे याद रहेगा? क्लियर आंसर है नो, मैं इन चीजों को याद नहीं रख सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, प्रॉपर तरीके से इन ट्रांजैक्शन की, इन लेन देन की क्या करता हूं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करता हूं, या मैं क्या कहूं उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग रखता हूं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग क्या है। अब आप लोग, मुझे नहीं लगता कि अकाउंटिंग को मैथ समझेंगे। अकाउंटिंग एक प्योर व्यवहारिक कंसेप्ट है, जिसके पीछे, हर बात के पीछे क्या है, एक लॉजिक है, एक कारण है। मैंने कहा आपने अपने फ्रेंड्स को पैसे दिए थे तो उसकी कुछ आप रिकॉर्डिंग करेंगे, लिखेंगे। और आजकल आप देख भी रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ रहे हैं मार्केट में। मोबाइल के अंदर आप क्या करते हैं, उस ऐप में डाल देते हैं कि मैंने इस मित्र को पैसे दिए, और उसमें आप ये भी लगा देते हैं कि भैया 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चले जाना चाहिए, 15 दिन बाद मैसेज चला जाना चाहिए कि भैया तुझे मुझे पैसे लौटाने हैं। आई होप आपको मेरी बातचीत यहाँ पर जितनी भी मैंने करी आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर आपको अब क्या समझ में आ गया? ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, लेन देन समझ में आ गया, और इन लेन देन का प्रॉपर तरीके से लिखना क्या है, अकाउंटिंग है। अभी मैंने जो बात बोली कि लिखना, ये पूर्णतया सत्य नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, पर अभी शुरुआत के लिए इतना समझना है कि वो जो लेन देन हो रहे हैं उसको आपने क्या कर लिया, लिख लिया। ये लेन देन वैसे ही है जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे आपका व्यवहार किसी के साथ हुआ है। आपका व्यवहार अगर मान लीजिए नजदीक नजदीक किराने वाले से होता है, जैसे नजदीक जो किराने वाले से आपका हिसाब किताब हो रहा है, सेम वैसे ही नजदीक किराना स्टोर, जैसे उसके पास आपका व्यवहार होता है, उसके वहां जो लेन देन होता है, उसी तरह का ये कोई व्यवहार है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मैंने आपको उदाहरण करवा दिया। अब देखिए, जब मैंने आपको ये अकाउंटिंग समझाने की शुरुआत कर रहा हूं, तो शुरुआत में अब हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में ऐसे है, अब आप सोचना, मैंने आपको क्या कहा, अकाउंटिंग याद करने की चीज नहीं है और बहुत लॉजिकल है, आराम से आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, बस मेरे साथ साथ जो मैं कहता हूं वो करना है आपको। यहां पर आप हैं, मैं हूं, या वो लड़का है जो 12वीं पास कर गया है, 10वीं पास कर गया, और उसके पिताजी ने उसको कहा कि बेटा देख, अब तू हो गया है बड़ा, अब तू बड़ा हो गया है तो तेरे को काम धंधा करना चाहिए। अब उसको एक उन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट खुलवा दिया, इंग्लिश में लेमनॉइड बोल देते हैं उसको। एक छोटी दुकान खुलवा दी, आप ऐसे समझ लीजिए नींबू पानी की, ठीक है, जूस की दुकान खुलवा दी। अब बेटा भी खुश है, ठीक है, पिताजी ने भी क्या किया, उसको उसके यहाँ पर 10,000 की पूंजी लगा दी। अब बहुत से लोग, आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग हंसना शुरू कर चुके होंगे, सर 10,000 में आजकल कौन सी दुकान लगती है। बात तो सही है, मैंने 10,000 लिखा है, आप 1 लाख समझ सकते हैं। ठीक है, आपने बड़ी दुकान खुलवाई होगी, 1 लाख, सर 1 लाख में भी कौन सी आती है आजकल। यहाँ तो आप किसी बड़े कंपनी का आज फ्रेंचाइजी लेने जाओ, आजकल न्यूज में सुनते भी हम ये फ्रेंचाइजी ली चाय वाले की या किसी ब्रांड की, तो उसमें क्या हो गया, इतना इतना वो लग गया, इतनी तो फ्रेंचाइजी फीस चलेगी। बट रुकिए, यहाँ पे हमने एक छोटी सी दुकान ही खोलनी है। अमाउंट आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैंने 10,000 रखी। ठीक है जी। अब क्या हुआ, 10,000 रुपए की पूंजी लगाई। एक शब्द को यहाँ आप याद करिएगा, ये आपके पूरी अकाउंटिंग में काम आने वाला है, पूंजी। एक शब्द मैंने रखा है इन्वेस्टमेंट, इसे आप हिंदी में निवेश भी समझते हैं। मेरे साथ साथ कुछ शब्दों को समझते जाइएगा,
जो आपकी अकाउंटिंग में आगे काम आने वाले हैं। अकाउंट उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पिताजी ने 10,000 रुपये लगाकर क्या किया, काम धंधा शुरू करवा दिया। हो सकता है आपके पिताजी ने भी ऐसा किया हो, आपके भाई ने ऐसा किया हो। अब ये जूस का जो गिलास है, ये लेमन का जो गिलास है, उसकी प्राइस रखी गई 10 रुपए। ठीक है जी। मटेरियल कॉस्ट है 5 रुपए, यानी कि जो ये जूस आया होगा, और अदर खर्चे, अदर कॉस्ट 2 रुपए। तो अब सीधा साधा आपने एक हिसाब लगा लिया होगा। अब हम इस जो ये नया लड़का आया है, इसको कॉमर्स की, इसको बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, पहला दिन है, पिताजी ने ये लगवा के इसको ये जूस की दुकान खुलवा दी। अब आगे की जर्नी का हम थोड़ा आनंद लेते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको मेरे साथ आगे बढ़ने में बहुत सारी बिजनेस, बहुत सारी व्यवहारिक नॉलेज भी सीखने को मिलेगी। इस चीज से आपको दो फायदे होने वाले हैं, एग्जाम तो क्रैक करेंगे ही, व्यवहारिक नॉलेज भी आप मेरे साथ यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज पहला दिन है, जूस की दुकान लग गई है, कस्टमर भी आ गए हैं, दिन खत्म हो गया है। पिताजी ने एक ही प्रश्न पूछा, आज क्या किए, या आज का विवरण दो। ठीक है। अब ये पिताजी भी क्या है और वो बच्चा भी क्या, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो वो लड़का है और पिताजी ने प्रश्न पूछा, आज क्या किए। अब ध्यान से सुनना, उस बच्चे को नहीं समझ आया पिताजी क्या पूछ रहे हैं। फिर पिताजी ने उसके एक थोड़ा सा प्यार से कान पे मारा, और सर पिताजी कान पे तो ना मारते, गाल पे ही मारा होगा जोर से। हाँ हो सकता है ना, कि मेरे तूने पैसे लगवाए हैं, तेरे को इतना ही ना पता। फिर पिताजी ने जोर से कहा, कितने बेचे ये तो बता। उस लड़के ने कहा, कितने बेचे? क्या पिताजी, ध्यान नहीं है मुझे, बिके हैं। पिताजी ने तो फिर भैया क्या ही करना था, क्या कल से ध्यान रखियो, क्योंकि पिताजी को भी मालूम है। पिताजी ने भी उसके एक रसद तो दे दी, ठीक है, एक खींच के दिया। कितने बेचे, पिताजी का सवाल है कि भैया पता करके बताइए मुझे। बेटा कहता ठीक है जी। अब बेटे के दिमाग में, कल पिताजी को मैं जरूर बताऊंगा कितने बिके। अगले दिन फिर बेटे ने दुकान लगा ली, पूरा दिन उसने काम किया। आज पिताजी ने क्या किया, सेम सवाल, आज क्या किए। बेटे ने फटाफट से बता दिया, पिताजी आज मैंने 200 गिलास बेचे। पिताजी कहते और? वो कहता और क्या, बस 200 गिलास बेचे। पिताजी को फिर गुस्सा आया, पिताजी ने खींच के रखा। फिर आज आप सोचते रहना ये क्या चल रहा है, बाद में लिंक करूंगा ये सारी स्टोरी। अब आप भी सोचेंगे यार कल तो पिताजी ने थप्पड़ मारा था और कहते कितने बेचे, हिसाब किताब, क्योंकि पिताजी ने तो अभी थप्पड़ मारने की शुरुआत करी है। अब वो बेटा कहता, सर पिताजी कल तो आपने पूछा कि कितने बेचे, मैं बता तो रहा हूँ इतने बेचे। पिताजी कह रहे आगे तो बता। वो कहता आगे क्या बताना है भैया, कि जो ये कैश लाया तू, पैसा लाया है ना। पिताजी ने कैश मांगा, कैश लाया। अब पिताजी पूछ रहे हैं कि तू इतने बता रहा है कितने बेचे, कैश तो तेरा इतना, इसमें अंतर कैसे आ गया। वो कहे पिताजी ये थोड़ी ना आपने कहा था कि कैश के साथ हिसाब किताब रखना है। अब बोलो क्या होगा, उसको प्रसादी मिलेगी ना। उसको दोबारा से प्रसादी मिल गई कि बेटे तू धंधा कर रहा है, तूने माल बेचा तो उसके हिसाब से कैश तो मैच कर। अब दूसरी प्रसादी के बाद बेटे को समझ में आया कि हाँ कल से मैं ये जरूर करूंगा। ठीक है जी। अगले दिन दुकान फिर खुली, पिताजी का फिर वही सवाल, दिन खत्म हुआ, आज क्या किए। बेटा कहता देखो जी पिताजी आज इतने गिलास बिके, ये कैश है, और देखो ये दोनों मैच है। बच्चा बड़ा खुशी खुशी गया। पिताजी कहते अच्छा और? वो कहता और क्या। पिताजी ने फिर एक रख के मारा उसके। आप कहोगे बेटे ने मारी कहानी है क्या, आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, फटाफट से बताना कितने लोगों के साथ हुआ। पिताजी ने फिर एक रसद दिया। पिताजी कहते वो ठीक है, प्रॉफिट कितना। वो कहते ये क्या होता है पापा। पिताजी ये क्या है। ओके भाई तूने मेरा इतना पैसा लगवाया, तूने कुछ माल भी खरीदता है, कितने का खरीदता है। वो कहता जी 5 रुपए का एक गिलास पड़ता है मेरे को, और 2 रुपए के दूसरे खर्चे होते हैं। पिताजी वही तो पूछे कि बेटा तूने 200 गिलास 300 गिलास बेचे, तो तेरे को प्रॉफिट कितना हुआ वो तो बता। क्या पापा ये तो मुझे निकालना ही नहीं आता। तो यहाँ पर तीसरी लर्निंग पिताजी ने उसको ये दी कि बेटा कल से ये पता होना चाहिए कि कितना तूने लाभ कमाया या हानि करके आ रहा है। अब बेटे को तीसरी प्रसादी मिल चुकी थी। ठीक है, पर 3 दिन में उसने 3 लेसन सीखे। 3 दिन में उसने 3 लेसन सीखे। अब उसने ये भी देखना शुरू किया कि भैया
मेरी जो कॉस्टिंग थी उसने क्या थी, मान लीजिए 300 गिलास बेचे, तो सेल कितनी हुई उसकी 300 ग्लास, 300 ग्लास इंटू 10 रुपए, तो बराबर कितना हो गया, 3000 रुपए की सेल थी। कैश उसके पास 3000 था ही। यहां पर उसने क्या निकाला फिर, कॉस्टिंग, तो उसकी लागत क्या थी, कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी 300 ग्लास इंटू 5, और एक थी 300 ग्लास इंटू 2, तो 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 1500, तो यहाँ पे क्या हो गया 1500, और 300 इंटू 2 600, तो टोटल कितनी होगी 2100 रुपए। ठीक है, पिताजी ने उसको करना बता दिया। अब क्या हुआ, 900 रुपए का उसने क्या कहा, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 900 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है जी, लाभ हो गया जिसे हम कहते हैं। अब आपने मेरे साथ इस जर्नी में कुछ चीजें और समझी। क्या समझी, प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ निकालना होगा। ये आगे सारी चीजें सीखेंगे हम, पर आपको मैं प्रैक्टिकल उदाहरणों से आपको ये कुछ चीजें समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपको डील करनी पड़ेंगी, किन किन चीजों से आपको आमना सामना करना पड़ेगा। अभी तक आपने क्या समझा, सबसे पहले पिताजी ने उससे सेल करना बताया कि भैया कितने बेचे, फिर पिताजी ने उसको कैश के बारे में बताया, कैश मतलब रोकड़ा कितना आया तेरे पास, फिर पिताजी ने उसी के साथ उसको बता दिया कि जो तूने बेचा और जो तूने कैश किया वो दोनों मैच होने चाहिए। समझ गए ना। फिर पिताजी ने आपको क्या बता दिया कि भैया जब आपका ये मैच हो रहा है, देखो आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने उसका अंतर निकालना है कि भैया आपने लाभ कमाया या हानि। उसके साथ में अगर लाभ निकालना है तो आपको सेल में से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तब प्रॉफिट आएगा। ऐसे ही होगा ना, कितने का बेचा, कितनी आपकी लागत थी, तभी तो प्रॉफिट आएगा। अगर लागत बढ़ जाती, अगर लागत बढ़ जाती और सेल कम होती तो नुकसान होता। बस अकाउंटिंग यही है। आप 25 क्वेश्चन अब कर लोगे तो सर क्या बात करते हो, इतना आसान थोड़ी ना होता है बेटे, पूरा कोर्स हो गया। अब इसके इर्द गिर्द बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बस आपको मैंने पूरा अकाउंटिंग बता दिया, बस इसके इर्द गिर्द क्या है, कुछ चीजें आपको समझनी है, अदरवाइज आप पूरी अकाउंटिंग सीख चुके हो। अब तो आप किसी को भी कह सकते हो कि मैं अकाउंटिंग मास्टर हूं, कुछ भी पूछ मेरे से। ठीक है जी, तो सर बस आपने तो हमें चढ़ा दिया बस पहाड़ पे, थोड़ी सी चीजें समझनी है, बाकी अकाउंटिंग आपकी हो गई। आज क्या किए, अगले दिन फिर भैया इस बार बच्चा तैयार था। ठीक है, इस बार उसने पिताजी को जो जो चीजें चाहिए थी कि पिताजी आज मैंने इतने गिलास बेचे, उसका कैश बैलेंस इतना है देखो, और इसमें से मेरे इतने खर्चे थे, इतना मैंने लाभ कमाया। तो यहां पर ये बच्चा तो सीख गया, यहां पर ये बच्चा तो सीख गया। अगर आप भी यही बच्चे हैं तो आप भी अकाउंटिंग जल्दी से सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसके ऑपोजिट बच्चे हैं, इसको इतने थप्पड़ पड़ने के बावजूद भी, पिताजी के द्वारा इतना आसान तरीके से समझाने के बावजूद भी अगर आप नहीं सीखे यहाँ पर आकर, फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की दुकान क्या बच गई, अब पिताजी को दोबारा नहीं सिखाना पड़ता। और आपके मास्टर जी भी अब यही सोचते हैं कि अगर आप इतना सीख गए तो आप भी अकाउंटिंग सीख ही गए, फिर आगे पिताजी को यानी कि मास्टर जी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले। तो यहाँ ये बच्चा अब दुकान को बढ़िया तरीके से चलाएगा। दुकान क्या है अब, उसके बाद दुकान अब फल फूल रही है, यानी कि दुकान अब बढ़िया तरीके से चलेगी, क्योंकि अब वो बच्चा क्या है, सीख गया। चलो हम अकाउंटिंग भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और हम भी स्कोर अच्छा ले लेंगे, सिंपल सी गणित है। ठीक है जी, चलो अब हम आ गए हैं कुछ चीजों को समझने में। यहां पर जितनी हमने ये कहानी समझी उसमें से कुछ सार निकलेगा और उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। ठीक है जी, ये इंग्लिश और ये उसका हिंदी चीज, दोनों को साथ साथ रख के चलते हैं। और मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ, जब हम अकाउंटिंग या कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, एक्चुअल में ये मुख्यतः ये कॉमर्स की कुछ जो इंग्लिश की टर्म्स आपको यहाँ पर ज्यादा सुनने को मिलती हैं, पर हम उसको दोनों भाषा में जो आपके लिए व्यवहारिक है, जो आपके लिए सुलभ हो, उपलब्ध करवाते हैं। पेपर में भी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आपको भी कुछ इस तरह की बहुत आसान है ये जो अकाउंटिंग समझना। आपको कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं समझनी, आपको कोई इंग्लिश बोलना नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें समझनी है। वो आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और ये वर्डिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ
तो कुछ लोग पहले ही इंग्लिश को देख के घबरा जाते हैं, तो आप इंग्लिश को देख के घबराइएगा नहीं। ये आपका वो इंग्लिश नहीं है जो आपका दूसरी ग्रामर होती है या क्लास में आप लोग पढ़ते थे 10वीं तक 12वीं तक। ये उससे अलग इंग्लिश होती है, साधारण शब्द होते हैं जो आज आपकी और मेरी बोलचाल की भाषा में। जैसे मैंने बोला प्रॉफिट, अब इसके अंदर इंग्लिश में लिखा होता है प्रॉफिट, तो आपको भी तो पता है प्रॉफिट क्या है। मैंने कहा लॉस, तो लॉस आपको ऑलरेडी पता है। मैंने कहा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट आपको ऑलरेडी पता है। मैंने कहा कैश, आपको कैश ऑलरेडी पता है। ये कैश कोई हिंदी का शब्द थोड़ी ना है, हिंदी का शब्द तो है नकद, पर आपको कैश समझ में आता है। मैंने कहा कैपिटल, कैपिटल का मतलब पूंजी, ये भी आपको समझ में आता है। कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो कॉमर्स के इंग्लिश शब्द है ये ऑलरेडी आपकी दिन प्रतिदिन दिनचर्या का क्या है, भाग है। तो इसीलिए यहां जो इंग्लिश में देखते हैं आप, उनसे घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसका क्रक्स यानी कि जितना हमने समझा उसमें से आपने क्या निचोड़ निकाला है। तो पहला निचोड़ क्या है कि जो अकाउंटिंग है, जो लेखा शास्त्र है, जो लेखांकन है, वो किसी भी बिजनेस का मुख्य क्या है, भाग है। किसी भी बिजनेस का मुख्य भाग है। आपको भी पता है कि बिना अकाउंटिंग के, बिना हिसाब किताब के कोई बिजनेस चल सकता है क्या? डूब जाएगा, 100% डूबेगा। अगर उसका हिसाब किताब सही नहीं है तो बिजनेस का डूबना तय है। कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेन देन को क्या करता है, वो ट्रैक करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी आपके वित्तीय लेन देन है उसके ऊपर नजरें गड़ा के रहता है, नजरें बनाए रखता है, कहाँ गलती कर रहे हैं। व्यापारी क्या करता है, व्यापार में मस्त रहता है। लेखांकन करने वाला व्यक्ति जो अकाउंटिंग करता है, उसका मुनीम जी, उसका अकाउंटेंट, ये देखता रहता है कि कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं हो गई, कहीं पता ही नहीं चला वो गलत लेन देन कर रहे हैं हम किसी के साथ, कहीं पैसे डूब गए, किसी से लेने हैं, कई समय से आए नहीं। तो ये क्या करता है, वित्तीय लेन देन को ट्रैक करता रहता है। अच्छा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, वित्तीय स्थिति का क्या करता है, पता लगाए रखता है। अब आप सोचिए, क्या ये सारी चीजें हमने अभी नहीं समझी? फाइनेंशियल स्थिति कैसे पता चलेगी? अगर वो लाभ नहीं कमा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, तो आपको पता चल रहा है ना कि भैया वो खर्च तो ज्यादा कर रहा है, कमा कम रहा है, तो भैया वो तो डूबने की बात है। जैसे बहुत सारे आप स्टार्टअप्स देखते होंगे, अपने आसपास न्यूज सुनते होंगे, आजकल देखते हैं कि वो जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा क्या करते हैं, मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे उनकी न्यूज आ जाती है कि भैया ये तो डूब गया पैसा, ठीक है। तो जैसे अभी मान लीजिए ये इस बच्चे को जिसने काम शुरू किया, अगर ये नहीं सीखता, तो नहीं पता चलता, तो ये भी बिजनेस डूब जाता। बात तो सही है सर। अब क्या कहता है, हेल्प देम मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू ग्रो, और वो क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में, बताता रहता है कि आपको कहाँ बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे बिजनेस को ऊपर लेके जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैंने आपको नहीं समझाई। तो अकाउंटिंग से अभी आप क्या समझे? अकाउंटिंग से आपको यही समझना है कि भैया ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है, आपको लेन देन को समझ में आना जरूरी है। चाहे आप छोटे मोटे किराने वाले से डील कर रहे हैं, चाहे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग की जानकारी बेहद आवश्यक है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अकाउंटिंग अभी जितना हमने समझा, क्या आपको मजा नहीं आना शुरू हुआ? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग में तो बहुत ऐसा लगता है यार पता ही नहीं हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो बहुत आनंद आने वाला है, बहुत इसके शब्दावली में अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो अब अकाउंटिंग के बारे में कुछ मेन जानकारी लेना शुरू करते हैं। ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इन भाई साहब का नाम है, इन व्यक्ति का नाम है लुका पेसियोली। याद रखिएगा, ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अकाउंटेंट के क्वेश्चन में। लुका पेसियोली, लुकास पेसियोली, इसको इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। अब यार ये फादर ऑफ अकाउंटिंग आपको क्या लग रहा है कि मतलब अकाउंटिंग में भी फादर निकल के आया? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग इन्होंने शुरू करी। अकाउंटिंग की शुरुआत तो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से भी है। जब हम और ज्यादा आगे डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब मैं आपको अकाउंटिंग की, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इसकी हिस्ट्री में से भी पूछ लेता है वो, है ना। तो आप ये समझिए, जब मैं लुका पेसियोली की बात करता हूँ, अकाउंटिंग तो उससे भी पुरानी है। और जब ये भाई साहब जो कि क्या है, इन्होंने अकाउंटिंग के बारे में बात लिखी, इन्होंने डबल अकाउंटिंग सिस्टम लाया, वो हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे कि वो क्या है। पर आज की क्लास में तो ये समझिए कि एक्साइटिंग कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है,
फादर ऑफ अकाउंटिंग जिसे बोला जाते हैं, और उसका नाम क्या है, लुका पैसियोली। अच्छा, जब मैं इसको बात करता हूं, ये जो मैंने फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला, कोई सुपर हीरो की तरह नहीं सुनाई देता हमें यार? कोई सुपर हीरो होगा, जैसे ना कहते हैं ना स्पाइडरमैन, वैसे ये देखो फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, बड़ी मजेदार चीजें आपको वहां पर जानने को मिलेंगी। और इनके साथ में ना एक साल याद रख लेना, वर्ष 1494। उस समय इन्होंने कोई एक किताब लिखी थी, आगे हम आगे की क्लासेस में इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। इन्होंने वो किताब लिखी थी और उस किताब के कारण ये क्या बन गए, फादर ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद अकाउंटिंग का नजरिया ही बदल गया, अकाउंटिंग का नजरिया ही बदल गया, अकाउंटिंग का तरीका ही बदल गया। ये एक मैथमेटिशियन से, इन्होंने उसके बाद किताब लिखी और ये देखिए अकाउंटिंग वहां से बिल्कुल बदल गई। पहले अलग तरीके से होती थी, उसके बाद अलग तरीके से होनी शुरू हो गई। यहाँ पर अब हमें ना कुछ शब्दों की जानकारी जरूरी है, हमें यहाँ पर कुछ शब्दों की जानकारी जरूरी है, क्योंकि जो हमारे आगे काम आने वाले हैं। उनमें से पहला शब्द है कैश, जिसे हम क्या बोल देते हैं, नकदी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नकद या नकदी, ठीक है, रोकड़ा भी बोल देते हैं, है ना हमारी शब्दावली में। पर आपको समझना है कैश। सर एक बात बताओ, हमें ये इंग्लिश के शब्द क्यों सीखने जरूरी हैं? देखो, इंग्लिश के शब्द इसलिए सीखने जरूरी हैं क्योंकि आगे जाकर एक एंट्री करना सीखेंगे हम। एंट्री मतलब लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये पीछे भाई साहब गए थे ना अभी, लुका पैसियोली, याद रखना लुका पैसियोली, ठीक है। साल याद रख लेना 1494। हालांकि इनकी हिस्ट्री में आगे पढ़ाऊंगा आपको, नो डाउट, है ना। पर ये आज इंट्रोडक्शन में नाम लाए हम, कुछ अकाउंटिंग के बारे में जान रहे थे तो थोड़ा सा मैंने कहा इसके बारे में भी डाल देते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग का तरीका इन्होंने बताया, डबल एंट्री सिस्टम, एक और वर्ड याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम, द्विपक्षीय लेखांकन पद्धति, द्विपक्षीय लेखांकन पद्धति। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, द्विपक्षीय 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 लेखांकन पद्धति, लेखांकन पद्धति, ठीक है, द्विपक्षीय लेखांकन पद्धति। तो ये जो द्विपक्षीय लेखांकन पद्धति की जो मैं बात करता हूं आपसे, तो उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें आपको करनी पड़ती है एक एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक है। जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश के ही शब्द लिखने पड़ते हैं। वहां पे आपको इंग्लिश का ज्ञाता होना जरूरी नहीं है, पर इन कुछ शब्दों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आज हम उन्हीं शब्दों का मतलब समझ रहे हैं। कैश का मतलब है नकदी, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब ये पूंजी से आप क्या समझते हैं, पूंजी का मतलब होता है जब व्यापार जब व्यापार का मालिक जब व्यापार का मालिक उसमें पैसा निवेशित करे, पैसा लगाए, ऐसे समझ लो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, उसमें पैसा लगाए, ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, अभी आपको मैंने दो चीजें सिखाई, कैश, कैपिटल। ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण। अब ये आहरण से क्या मतलब है, व्यापार का मालिक उसमें पैसा लगाए तो कैपिटल, और मालिक अगर पैसा निकाले, मालिक व्यापार से पैसा निकाले, व्यापार से पैसा या पूंजी, व्यापार से पैसा निकाले, लिख देता हूं, पैसा निकाले, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा आता है, देखो मैंने पैसा लगाया तो पूंजी, कैपिटल बोलते हैं उसको, कैपिटल लगाई मैंने। पैसा निकाल लूं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। इन दोनों शब्दों को साथ साथ में रख लेना। फिर बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ, मुनाफा, ठीक है। पर याद रखिएगा लाभ, लाभ मतलब अब आप समझते ही हैं कि खर्चों से ज्यादा अगर आय हो गई तो लाभ है, प्रॉफिट है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ये तो मुझे लगता है आपको जानते ही हैं। लॉस का मतलब होता है हानि, ये भी आपको पता है, हानि, ठीक है। सेल्स, सेल्स का मतलब क्या होता है, विक्रय, ये भी आप जानते हैं। ये कुछ शब्दों को आपको याद रखना है बेटा, ये अकाउंट्स में काम आने वाले हैं। सेल्स का मतलब विक्रय, परचेज का मतलब खरीदी, ठीक है। एसेट्स, ये समझना है आपको, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब होता है
दायित्व। आप मुझे बताओ क्या समझ में आता है, मैं तो बताऊंगा ही आपको, आप समझाओ इन दोनों शब्दों से क्या समझ में आता है। संपत्ति से मतलब है आपके पास कैश, कैश क्या है, संपत्ति है। बिल्डिंग, कैश बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये मेरी क्या है, संपत्ति हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें आगे आगे जाके हम समझेंगे, मशीन फर्नीचर ये सब चीजों को समझेंगे। ये तो होती हैं आपकी संपत्तियां, मतलब मेरा जो कुछ भी आप देख सकते हो, यानी कि मेरी बिल्डिंग देख सकते हो, मेरा ये स्मार्ट बोर्ड देख सकते हो मान लीजिए, मतलब मेरा माइक देख रहे हो, ये तो है मेरी संपत्ति, क्योंकि मेरे पास है ये, है ना। मेरे जेब में कैश पड़ा है, मेरे बैंक में जो कैश पड़ा है वो हो गया। मैंने किसी से लेना है, उसको डेटर बोलते हैं, वो हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। इसकी शब्दावली और बहुत सारी है, ठीक है। तो वो तो क्या है, मेरी एसेट। अब मेरी लाइबिलिटी से मतलब मैंने किसी का लोन ले रखा है, मैंने किसी का क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिख देता हूँ ऋण, लोन, लोन हो गया। और देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग के जो शब्द हैं वो आपके दैनिक जीवन के बोलचाल के शब्द हैं, तो इसीलिए इसमें इंग्लिश जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने घबराना भी नहीं है। लोन हो गया आपका, ठीक है, जिसे हमने ऋण बोल देते हैं। इसमें होते हैं लेनदार, ठीक है, लेनदार होते हैं जिनको हमने पैसा देना है। और यहाँ पर जो संपत्ति होती है इसमें हम देनदार भी लिख देते हैं, देनदार यानी कि जिसने हमें पैसा देना है। कोई नहीं, आने वाले दिनों में मैं आपको इसका भी समझाऊंगा। तो ये लोन हो गए, लेनदार हो गए। इसके अलावा आपका कैपिटल, जो आपने कैपिटल लगाई थी ना, जो हमने यहाँ पर कैपिटल समझी, पूंजी, जब व्यापार में पैसा लगाया, जब व्यापार में पैसा लगाया तो एक चीज ध्यान रखना, वो व्यापार के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट है, यहाँ पर एक क्या है, एक कंसेप्ट है जिसका नाम होता है सेपरेट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा भी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि अस्तित्व, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है। ये अवधारणा मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर इसका अर्थ यही होता है कि मैं अलग, मेरा व्यापार अलग, मैं अलग, मैं अलग, मेरा मेरा व्यापार अलग, ठीक है। मैं अलग, मेरा व्यापार अलग। इतने शब्दों को मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको। ये एक सिद्धांत है, पेपर में पूछा भी जाता है। ये कहता है कि देखो मैंने ना धंधा शुरू किया, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने व्यापार शुरू किया। जब मैंने ये सब किया तो मैंने उसके अंदर कुछ पूंजी निवेश की। जब मैंने उस पूंजी निवेश की तो एक ये सिद्धांत आ जाता है कि देखो है तो वो मेरा धंधा, पर वास्तविकता में मेरा धंधा एक अलग व्यक्ति है। सेपरेट एंटिटी का मतलब है वो अलग माना जाएगा, धंधा अलग, मैं अलग। मैंने अगर धंधे में 10 लाख रुपए लगाए हैं, व्यापार में 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो आने वाले समय में मैं उस धंधे से 10 लाख रुपए निकाल लूंगा, क्योंकि धंधे को मैंने कर्जा दिया है। समझ गए, बस। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी है ये, क्योंकि धंधे पे अब क्या है, लाइबिलिटी है। ध्यान से सुनना, धंधे पे लाइबिलिटी है कैपिटल लगाना। और जब मैं ड्राइंग करता हूँ, इसमें से पैसा निकालता हूँ, मान लो मैंने घर खर्च के लिए, मैंने किसी काम के लिए, तो वो क्या है, मैं कैपिटल में से पैसा माइनस करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ के चले हैं। देखिए मैंने अभी आपको कुछ चीजें समझाई, फिर एक चीज आपको और समझनी यहां पर जरूरी हो जाती है, दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। सर ये क्या होता है, देखिए ये सिद्धांत ये है, कहता है, जो मैंने कहा ना वो भाई साहब 1494 वाले, उन्होंने एक सिद्धांत बताया हमें कि देखो हर लेन देन के, ध्यान से सुनना, हर लेन देन के, हर लेन देन के, हर लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, दो प्रभाव होते हैं, ठीक है। हर लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, उसके आधार पर आपकी बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, ठीक है। वो ये कहता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं एक बार उदाहरण के लिए, देखिए ये होती है एक बैलेंस शीट।
आगे जाके आपको समझ में आएगी, अभी दिमाग पे लोड नहीं डालना। एक बैलेंस शीट बनेगी, एक इस तरह से क्या बनता है, चित्र बनता है एक तरह से, ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं, यहां पर आ जाती है सारी एसेट साइड। मैं आपको ये इक्वेशन के बताता हूँ इफेक्ट क्या होते हैं, और इधर आती है लायबिलिटी आपकी, लायबिलिटी। पहली बात तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि कहती है जितनी आपके पास संपत्ति है ना, जितनी आपके पास संपत्तियां हैं उसके बराबर की ही आपके पास क्या होंगी, देनदारियां या पूंजी। देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए, ये टेबल बनी, इसकी दो साइड बनती है। एक साइड होती है आपकी संपत्तियां, एसेट, संपत्तियां। एक साइड होते हैं आपके दायित्व। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा मेरे पास जो संपत्तियां हैं वो हैं 10 लाख की। कितनी है, 10 लाख की। अब ये 10 लाख कहां से आया होगा, या तो मालिक ने क्या लगाया होगा, कैपिटल, या तो मालिक ने कैपिटल लगाई होगी, यानी कि मालिक ने अपनी जेब से पैसा डाला होगा, या फिर किसी से ऋण लिया होगा, लोन लिया होगा। मैं लिख देता हूं लोन। तभी तो जाके मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए हैं। या तो वो पैसा मेरा है, कैपिटल मतलब जिस मालिक का, या वो ऋण का पैसा है। और उससे क्या किया उसने, उसके पास कैश संपत्ति पड़ी है, मान लीजिए 3 लाख रुपए कैश पड़ा उसके पास, और 7 लाख रुपए क्या है उसके पास, 7 लाख रुपए उसके पास क्या है, मान लीजिए कोई मशीन या बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई मशीन है। टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। इस तरह से ये समीकरण बनता है। तो आपको दो चीजें समझनी है कि जितनी मेरी संपत्तियां हैं, एसेट हैं, उसके बराबर की मेरे पास लायबिलिटी या कैपिटल या दोनों होंगे। तो ये आपकी टेबल भी समझ गए आप। इस तरह से एक बैलेंस शीट बनेगी, भविष्य में हम इसके ऊपर और अध्ययन करेंगे। ये बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पे आधारित है, इसी समीकरण पे आधारित है। इसका सीधा सा आधार है कि भैया जितनी आपकी संपत्ति है, जितनी आपकी संपत्ति है उतने ही दायित्व होंगे। और दायित्वों की इसने परिभाषा क्या दी, ये दायित्व और जो कैपिटल मालिक ने लगाई है ये बाहर का दायित्व है, लायबिलिटी, ये मालिक का घर का दायित्व है। तो दोनों दायित्व मिलके क्या होते हैं, संपत्तियों के बराबर होते हैं। ये इक्वेशन अभी आपको याद करनी है, उम्मीद करता हूं समझ भी जाएंगे। मैं वापिस से समझाता हूं आपको फिर से। मैंने कहा मेरे पास, मतलब मैं कौन हूं, अब बिजनेस हूं, धंधा हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं मेरे पास ना 10 लाख रुपए का माल पड़ा है। अब किसी ने पूछा आया कहां से 10 लाख रुपए तेरे पास, वो ना सेठ जी ने पैसे दिए थे, मैंने वहां से खरीदे। तो मतलब 10 लाख रुपए सेठ जी ने क्या करी, कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है। तो वो मैं इस साइड लिख लूंगा, मैं हूं धंधा, बिजनेस, ध्यान से सुनना। 10 लाख रुपए कैपिटल, 10 लाख रुपए का माल हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। फिर मैं दोबारा कहता हूं देखो मेरे पास 10 लाख का माल है। किसी ने पूछा कहां से आया, मैंने कहा उधारी खरीदा है हमने, ने हमें पैसा दे दिया कि तू बेच के पैसा दे देना। वो कहता है भाई एक साइड तो तूने माल दिखा दिया, दूसरी साइड क्या दिखा, यहाँ पर क्रेडिटर। क्रेडिटर को बोला जाता है लेनदार। आने वाले मैं बहुत सारी शब्दावलियां अभी बोल रहा हूँ, लिखवाऊंगा भी आगे ना। इसको बोलते हैं क्रेडिटर। अभी छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो मतलब आप ये समझो कोई लोन है, किसी ने उधारी माल दिया तो लोन है, इधर से लोन बढ़ गए, इधर से माल बढ़ गया, ठीक है। तो इसका प्रभाव आपको समझ में आ गया कि हर लेन देन के कम से कम दो प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, ड्यूल एंट्री सिस्टम या कॉन्सेप्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ड्यूल एंट्री मतलब द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, ठीक है जी। अब देखिए वही बात मैंने आपको समझा दी कि कंपनी के पास, कंपनी ऑन्स का मतलब है कंपनी के पास, कंपनी का मालिक, ठीक है, इसके लिए भुगतान करता है। पर भुगतान का पैसा कहां से आता है, या तो कंपनी इटसेल्फ, इक्विटी का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, या फिर किसी तरह की दायित्व या देनदारियां। वही बात होगी, इसकी जो भी एसेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं, वो या तो क्या होते हैं, लायबिलिटी यानी कि दायित्व, बाहरी दायित्व, बाहरी दायित्व लिख देता हूं, दायित्व यानी कि बाहरी, प्लस पूंजी कैपिटल,
आंतरिक दायित्व, इसको मैं आंतरिक लिख रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक चीज याद रखना, बिजनेस में मैं अलग मेरा व्यापार अलग, ये सिद्धांत मत भूलना। मैं अलग, बार बार लिख रहा हूं, मैं अलग, आगे भी काम आएगा ये। मैं अलग, मेरा व्यापार अलग, मेरा व्यापार अलग। ठीक है जी, बहुत आसान है अकाउंटिंग, ध्यान रख लेना। स्टार पॉइंट है, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, ओके सर, आप कहते हो तो जरूर याद रखेंगे। फिर एक चीज और समझ लो यहाँ पर, क्योंकि हम पहली क्लास कर रहे हैं तो कुछ चीजें अभी हम समझते जा रहे हैं। एक शब्द आता है इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। अभी मैंने पीछे आपको एक बैलेंस शीट समझा दी, जिसे हम चिट्ठा भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इसको, क्या बोलते हैं? चिट्ठा। तो हम क्या बोल देते हैं? चिट्ठा। हालांकि यहाँ हमें कुछ नहीं समझना, आगे जाके समझेंगे, पर फिर भी हमने यहाँ पर चिट्ठे को समझा। बहुत आसान है, मैंने बता दिया आपको। देखो दोनों साइड बराबर ही करनी है। इतने तो आप भी समझ गए कि माल आएगा तो या तो कैश जाएगा या किसी से उधारी आएगा। अब वो उधारी आएगा तो आंतरिक उधारी होगी या बाहरी उधारी होगी, सिंपल सा है ना। बस यही तो अकाउंटिंग है, ऐसे लोग आप लोग डरते रहते हो। अब ये क्या है? इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। देखिए हमने चिट्ठा बना लिया जो कि हमारी स्थिति को बताता है, हमारी स्थिति को बताता है। अब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आय विवरण बना रहा हूँ। ये हमें क्या बताता है? कंपनी का राजस्व और व्यय को दर्शाता है। कंपनी का राजस्व यानी कि सेल, आय, और खर्चा यानी कि आय एवं खर्च, ये बताता है ये स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में यहां लिख भी देता हूं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको समझ में आ गया, ये प्रॉफिट और लॉस बताएगा। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए सबसे पहले आय तो चाहिए, तभी तो खर्चे कम करेंगे। ठीक है, ये क्या बताता है? एक निश्चित अवधि में, ध्यान रखना बेटा, ये P&L क्या बताता है? एक निश्चित अवधि, 6 महीने, साल, 2 साल, वो आगे जाके समझेंगे। वैसे तो एक निश्चित अवधि में राजस्व और व्यय को दर्शाता है। ठीक है, यह निर्धारित करने में सहायक है कि कोई कंपनी लाभ कमा भी रही है या नहीं। जैसे वो लड़का था, जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर वो लड़का, वो लड़का जिसने, वो लड़का जिसने व्यापार, व्यापार शुरू ही किया था, व्यापार शुरू ही किया था। ठीक है, हाँ, आज की क्लास का जो अपना एजेंडा था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने यहाँ पर ये सीखा कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स नहीं है, उन नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ एक क्या है? ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका है, लेन देन को समझने की एक पूरी व्यवस्था है। ठीक है, उस व्यवस्था के दौरान आपको कुछ प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया में आपको कुछ चीजों को समझना है, जैसे कैपिटल क्या है, कैपिटल के बाद आपको ड्राइंग समझा हमने, कैश को समझा, एसेट को समझा, लायबिलिटी को समझा, अकाउंटिंग इक्वेशन समझी। हमने ये समझा कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं, इन 2 इफेक्ट को आगे जाके हमें समझना है। फिर हमने एसेट का मतलब समझा, संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? मेरे पास मूल रूप से जो दिखाई दे रहा है इस समय, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरे पास ये पेन दिखाई दे रहा है, मेरी जेब में कैश हो सकता है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, वो सभी के सभी क्या है? मेरी संपत्तियां हैं। ठीक है, अगर मैंने ये संपत्तियां किसी से उधार लेकर या अपना घर का पैसा लगाया है तो वो मेरी है लायबिलिटी यानी कि दायित्व। तो कुछ शब्द आपको समझ में आने शुरू हो गए, याद आने शुरू हुए? हाँ सर। फिर जब मेरे ये दायित्व हैं, इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक इक्वेशन बताई। मैंने कहा एसेट बराबर लायबिलिटी। लायबिलिटियां या बाहर की हो सकती हैं या घर की हो सकती हैं। घर की लायबिलिटी को मैं कैपिटल बोलता हूँ, पूंजी बोलता हूँ, और बाहर की लायबिलिटी को क्या बोलता हूँ? एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर के दायित्व, लोन जैसे। और संपत्तियां मेरी संपत्तियां ही हैं। हालांकि संपत्तियां भी आगे जाके कई तरह की हो जाएंगी समझने के लिए, पर बेहद आसान है, आप समझना। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, आगे बस कुछ ही नहीं करना। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने आपको समझा दिया, आय व्यय विवरण। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये पता चलता है कि मैंने कितना लगाया और कितना कमाया।
ठीक है, तो आपको अभी इतना ही समझ में आ गया है कि भैया अकाउंटिंग बेहद साधारण, बेहद सरल, व्यवस्थित एक तरह का आर्ट है। अब मैंने लिख दिया अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट क्या मतलब कला है, ये सीखी जा सकती है, कला तो सीखी जा सकती है ना। अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, कला है, जिसे सीखा जा सकता है, जिसे सीखा जा सकता है, जिसे सीखा जा सकता है, ठीक है, जिसे सीखा जा सकता है। अच्छा, हालांकि कुछ चीजें ये साइंस भी है। साइंस भी कैसे है, साइंस का मतलब अगर आप इतना समझें कि कुछ चीजें क्या है प्रूफ की हुई हैं। जैसे मैंने कहा कि हर लेन देन के दो प्रभाव हैं, उसके प्रभाव पड़ते हैं, वो क्या किए हैं, प्रूफ किया जा सकता है। यानी कि कुछ चीजें प्रूफ, या मैं कहूं कुछ क्या बहुत सारी चीजें प्रूफ की गई हैं। प्रभाव साइंस भी है ये, रिलेशन या कहेंगे संबंध, संबंध प्रूफ किए गए हैं, प्रूफ किए गए हैं, और आगे आप समझेंगे भी प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये संबंध क्या है, लेन देन के, लेन देन के, लेन देन के संबंध प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। तो इसलिए आपने बेहद सारी चीजें यहाँ पर मेरे साथ समझी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे इसके संबंधित प्रश्नों को भी करने वाले हैं, ताकि बढ़िया तरीके से हम इसकी तैयारी को कर सकें। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आपको ऐप में चैट सिस्टम दिया गया है, वहां पर आप अपनी इस क्वेरी को लिख सकते हैं। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।